विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो हमारी पिछली कक्षा निग्रह स्थान की हुई थी, उसमें कोई शंका है किसी को? जी आचार्य जी, हाँ जी। प्रतिज्ञा विरोध को एक बार और बताइए, ये थोड़ा मुझे हो नहीं रहा स्पष्ट। हाँ ठीक है, बताती हूँ। तो प्रतिज्ञा विरोध, पहले तो हम थोड़ा पंचावयव समझते हैं। जब हम कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो उस प्रतिज्ञा के साथ हमको हेतु भी देना होता है। प्रतिज्ञा का अर्थ है कि मैं ऐसा मानती हूँ, जो मेरा सिद्धांत है, मेरी जो मान्यता है, वो मेरी प्रतिज्ञा होगी। अब जब मैं कुछ मानती हूँ, मैं ईश्वर को निराकार मानती हूँ, तो मेरी मान्यता के पीछे कोई ना कोई हेतु भी होना चाहिए, कारण भी होना चाहिए ना, कि मैं निराकार क्यों मानती हूँ। हेतु है, वेदों में बताया गया है। हेतु है, ईश्वर सर्वव्यापक है, चेतन है, ठीक है। तो मैं जो मेरा जो सिद्धांत हो गया, मेरी जो प्रतिज्ञा होगी, उसके सपोर्ट में कारण भी होना चाहिए और उसी से लगा हुआ दृष्टांत भी होना चाहिए, तब तो मेरी बात ठीक है। लेकिन अगर मैं केवल प्रतिज्ञा रख देती हूँ कि मैं तो ईश्वर को निराकार मानती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई कारण नहीं है, तो ये बात ठीक नहीं होगी, मैं अपनी बात सिद्ध नहीं कर पाऊंगी। तो हमने ये समझा कि प्रतिज्ञा होनी चाहिए, साथ में हेतु होना चाहिए। हेतु कैसा हो? जो हमारी प्रतिज्ञा को पुष्ट करे, जो हमारी प्रतिज्ञा को सिद्ध करे, ऐसा हेतु होना चाहिए। मैं आज कक्षा में 2 मिनट लेट आई, हेतु मेरा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे मेरी प्रतिज्ञा, मैं कक्षा में लेट आई, इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं था, ये कारण हो गया। तो ये मेरा जो कारण है, ये मेरी प्रतिज्ञा को पुष्ट कर रहा है, सिद्ध कर रहा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि हम जो प्रतिज्ञा रखते हैं और जो हेतु रखते हैं, प्रतिज्ञा होती है उत्तर दिशा की, हेतु होता है दक्षिण दिशा का। दोनों एकदम विरोधी है ना। हमारा प्रतिज्ञा और हमारा हेतु दोनों एकदम विरोधी होते हैं। हेतु हमारी प्रतिज्ञा को पुष्ट नहीं कर रहा होता। तो जब हमारी प्रतिज्ञा से उल्टा हमारा हेतु होगा, तो उसको कहेंगे प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान। जैसे कि ईश्वर नित्य हैं, अथवा ईश्वर जीव प्रकृति तीनों नित्य हैं। कारण क्या दे दिया, हेतु क्या दे दिया? इनकी उत्पत्ति होने से। नित्यता और उत्पत्ति दोनों विरोधी हैं, है ना। नित्यता और उत्पत्ति दोनों एकदम अपोजिट हैं, एकदम एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मेरी प्रतिज्ञा थी ईश्वर जीव प्रकृति ये नित्य हैं, कारण दे दिया इनकी उत्पत्ति होने से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान। आप जो हेतु दे रहे हैं वो आपकी प्रतिज्ञा से उल्टा है, विपरीत है, ठीक है। आ गया समझ में? शब्द देखने हैं पुस्तक में, एक बार देख लेते हैं। कुछ लोग नए भी आए हैं तो उनको भी समझ आ जाएगी। पेज नंबर है 126। प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान की परिभाषा ग्रंथकार द्वारा। प्रतिज्ञा और हेतु में सीधा विरोध होना प्रतिज्ञा विरोध नामक निग्रह स्थान कहलाता है। प्रतिज्ञा द्रव्य गुण से भिन्न होते हैं। ये आपको शायद से थोड़ा कठिन लग रहा होगा, ये जो उदाहरण है ये कठिन लग रहा है ना। यही कठिन लग रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है बस। अच्छा, इसको फिर से समझाते हैं। यहाँ पे प्रतिज्ञा क्या की कि द्रव्य गुण से भिन्न होते हैं। हमने वैशेषिक में देखा था ना, द्रव्य गुण कर्म 3 चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि ये पुस्तक है, ये पुस्तक एक द्रव्य है। इस पुस्तक में रूप गुण रहता है, ठीक है। इस पुस्तक के अंदर रूप गुण रहता है। इस पुस्तक में कर्म हो रहा है, ये गति जो है ये है कर्म। तो 3 चीजें हो गई, द्रव्य, पुस्तक का रूप वो गुण,
और गति वो हो गई कर्म। तो वैशेषिक में बताया द्रव्य, गुण और कर्म तीनों अलग अलग हैं। भले एक ही वस्तु में रहे, द्रव्य में ही गुण रहे, द्रव्य में ही कर्म रहे, लेकिन उनकी अपनी अपनी अलग अलग परिभाषा है। ठीक है। तो प्रतिज्ञा में ये कहा कि द्रव्य जो है वो गुण से भिन्न है। ठीक है। द्रव्य और गुण दो अलग अलग चीजें हैं। हेतु क्या दिया? अब हेतु को पकड़ना। हेतु दे रहा है वादी, रूप आदि से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि ना होने से। जैसे मैंने कहा, कक्षा में योगेश्वरी माता जी और दीपालिका जी उपस्थित हैं, ये मेरी प्रतिज्ञा। हेतु, मुझे केवल दीपालिका जी दिखाई दे रही हैं। मैंने कहा दो लोग उपस्थित हैं, और हेतु दिया। हेतु क्या देना चाहिए था? मुझे दोनों दिख रहे हैं, लेकिन मैंने हेतु दे दिया दीपालिका जी के अलावा कोई नहीं दिखने से। तो ये मेरी प्रतिज्ञा से विपरीत हो गया ना। अब योगेश्वरी माता जी और दीपालिका जी को हटा के यहाँ द्रव्य गुण कर देते हैं। द्रव्य गुण से भिन्न है। ठीक है। योगेश्वरी माता जी दीपालिका जी से भिन्न है, द्रव्य गुण से भिन्न है। हेतु क्या दिया? रूप आदि से भिन्न कुछ नहीं है, किसी भी वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। दीपालिका जी के अलावा कक्षा में किसी की भी उपलब्धि नहीं हो रही है। आया पकड़ में? द्रव्य, फिर से बोलते, द्रव्य और गुण दोनों भिन्न हैं, ये प्रतिज्ञा हो गई। ठीक है। हेतु में उसको क्या कहना चाहिए था? क्योंकि द्रव्य में और गुण में दोनों की अलग अलग अपनी सत्ता प्राप्त होती है हमको। हाँ, लेकिन उसने हेतु क्या दे दिया? संसार में रूप आदि गुण के अलावा कुछ नहीं मिलता। वो खुद कह रहा है कि संसार में द्रव्य जो है वो गुण से भिन्न है, लेकिन कारण क्या दे रहा है कि संसार में रूप आदि गुण के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो या तो तुम पहले वाली बात पे रहो कि द्रव्य और गुण दो वस्तु मिल रही हैं, या दूसरी बात पे रहो कि रूप आदि के अलावा कुछ नहीं है। एक बार तुम कुछ बात कहते हो, एक बार तुम कुछ और बात कहते हो, तो तुम अपनी ही बात काट रहे हो ना। आया पकड़ में? चलिए देखते हैं इसको। द्रव्य गुण से भिन्न। एक मिनट। हाँ जी। हाँ अजय बहन जी, हाँ ये मैं जैसे ये प्रतिज्ञा है द्रव्य गुण से भिन्न होते हैं, हाँ। ये प्रतिज्ञा में ही कुछ गलती नहीं लग रही है कि द्रव्य गुण से ही भिन्न द्रव्य कैसे होता है? द्रव्य में जो है गुण जो है द्रव्य में जो गुण होते हैं वो तो होते ही है ना। भिन्न की मतलब, भिन्न का अर्थ ये नहीं है कि वो टोटल अलग रह रहा है, द्रव्य के अलावा वो अलग कहीं रह रहा है, ये नहीं कह रहे। परिभाषा रूप में देखिए, द्रव्य की परिभाषा क्या है? जिसमें गुण रहे। हाँ, जिसमें गुण रहे। तो ठीक है। गुण द्रव्य में रह रहा है, आप घर में रह रहे हैं, तो आपकी अपनी सत्ता हो गई, घर की अपनी सत्ता हो गई। ठीक है। अब नीला रंग इस पुस्तक में रह रहा है, तो नीले रंग की अपनी सत्ता है कि नहीं है? नहीं, पर ये इसमें प्रतिज्ञा एक तरह से अपोजिट बताई है ना कि गुण से भिन्न। भिन्न भिन्न का मतलब है कि द्रव्य की अपनी सत्ता है, गुण की अपनी सत्ता है। हाँ, यहाँ ये पे बात सही है। हाँ, भिन्न का अर्थ हमको अलग अलग एग्जिस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं कि द्रव्य रह रहा है गांधीनगर में, गुण रह रहा है अहमदाबाद में, ऐसी बात नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य की सत्ता अपनी गुण सत्ता से है। भिन्न है। अच्छा, ठीक है। सत्ता सत्ता है। हाँ, तो एक बार प्रतिज्ञा में उसने कहा कि द्रव्य की सत्ता गुण की सत्ता से भिन्न है, और हेतु में क्या कह दिया? केवल गुणों की ही सत्ता होने से। एक बार वो कह रहा है कि द्रव्य और गुण दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, भिन्न है दोनों, और एक बार कह दिया कि केवल गुणों की ही सत्ता है। तो उसने अपनी ही बात को क्या किया? काट दिया। अपनी ही हेतु से अपनी प्रतिज्ञा का विरोध कर दिया। आई बात पकड़ में? ठीक है। तो ग्रंथकार द्वारा व्याख्या, इस उदाहरण में प्रतिज्ञा और हेतु
का परस्पर विरोध है। कैसे? प्रतिज्ञा थी कि द्रव्य गुण से भिन्न होते हैं और हेतु यह दिया रूपादि से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि ना होने से। यानी प्रतिज्ञा में कहा कि दोनों की अपनी अपनी सत्ता है, लेकिन हेतु में कह दिया केवल रूपादि की ही सत्ता है और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि यदि रूपादि से भिन्न किसी वस्तु की उपलब्धि होती ही नहीं तो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं हो पाएगी। अगर सिर्फ रूपादि की ही सत्ता है तो आपकी जो प्रतिज्ञा थी वो तो वैसे ही खंडित हो गई, वो ही सिद्ध नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी प्रतिज्ञा में आपने कहा कि द्रव्य की भी सत्ता है, पर आप खुद द्रव्य की सत्ता नहीं मान रहे कि द्रव्य गुण से भिन्न होता है। और यदि द्रव्य गुण से भिन्न होता है तो फिर हेतु सिद्ध नहीं हो पाएगा कि रूपादि से भिन्न कोई वस्तु संसार में मिलती ही नहीं है। अगर हम प्रतिज्ञा को माने तो आपका हेतु गलत हो गया। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए दोनों संभव नहीं हो सकती। यहाँ वक्ता के कथन में हेतु ने प्रतिज्ञा का विरोध किया है, इस कारण से यह निग्रह स्थान कहलाता है। जैसे मैंने कहा ना, मैं 2 मिनट लेट आई, हेतु मैंने दे दिया 9 बजे मैं कक्षा में थी। मैं 9:02 पे आई कक्षा में, हेतु दे दिया क्योंकि मैं 9 बजे कक्षा में थी। तो मेरा हेतु अगर सही है तो मेरी प्रतिज्ञा गलत हो गई, अगर मेरी प्रतिज्ञा सही है तो मेरा हेतु गलत हो गया। तो ये है प्रतिज्ञा विरोध निग्रह स्थान। वादी ने जिस विषय को सिद्ध करने की प्रतिज्ञा की थी उसके खंडित हो जाने पर उस प्रतिज्ञात विषय को बिल्कुल ही छोड़ देना, और यदि द्रव्य गुण से भिन्न होता है तो फिर हेतु सिद्ध नहीं हो पाएगा कि रूपादि से भिन्न कोई वस्तु संसार में मिलती ही नहीं। ये दोनों बातें परस्पर विरुद्ध हैं, इसलिए दोनों संभव नहीं हो सकती। यहाँ वक्ता के कथन में हेतु ने प्रतिज्ञा का विरोध किया, इस कारण से यह निग्रह स्थान कहलाता है। ठीक है, स्पष्ट हो गया। चलें आगे। दर्शनों में हमको एक बात का ध्यान रखना है कि जो शब्द दिए हुए हैं उनका हमको अर्थ क्या लेना है। जैसे भिन्न, तो दोनों सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का कोई सहारा नहीं ले रहे हैं, ऐसा है, या दोनों सत्तात्मक रूप में हमको लेना है। एक बार पहले आप गुप्ता जी ने एक और बात उठाई थी कि इसमें और विकल्प समा जाति में क्या अंतर है। पीछे हमने कई उदाहरण ऐसे देखे थे जो एक जैसे ही चले आ रहे थे, तो अब हम इसमें कौन सी जाति माने। तो वहां भाषा क्या बोली जा रही है वो हमको पकड़नी है। जिस भाषा से खंडन किया जाएगा उसका नाम उस जाति के साथ में या उस निग्रह स्थान के साथ में लग जाएगा। ठीक है, चलिए, और कोई है इसमें शंका? अर्थांतर हमने कर लिया था, फिर हेतुअंतर कर लिया था, प्रतिज्ञा संन्यास भी कर लिया था। इनमें कोई शंका है? चले आगे। निरर्थक भी हो गया था ना हमारा पिछली बार, ये सब तो सरल थे। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। 133 पेज नंबर पे देखिए, अविज्ञातार्थ निग्रह स्थान की परिभाषा ग्रंथकार द्वारा। वादी द्वारा अपनी बात 3 बार कहने पर भी उसकी बात को प्रतिवादी और न्यायाधीश मंडल समझ नहीं पाया, इसे अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान कहते हैं। जब वाद होता है तो वाद के समय वादी होगा, प्रतिवादी होगा और न्यायाधीश होंगे, 3 लोग होते हैं। ठीक है, ऑडियंस तो एक्स्ट्रा है, ऑडियंस की हमको जरूरत नहीं है। 3 मिनिमम होंगे, वादी, प्रतिवादी और न्यायाधीश। अब जब वादी अपनी बात रख रहा है तो उसको अपनी बात इस प्रकार से रखनी है कि प्रतिवादी को भी समझ में आए कि वो क्या बोल रहा है और न्यायाधीश को भी समझ में आए कि सामने वाला क्या बोल रहा है। मुंह में धीमे धीमे मुंह करके भी नहीं बोलना है, बहुत तेज बहुत फास्ट भी नहीं बोलना है। ऐसे बोलना है, आपके बोलने का जो एम होगा वो ये
प्रतिवादी को भी अच्छी प्रकार से मेरी बात समझ में आ जाए और न्यायाधीश को भी मेरी बात समझ में आ जाए। तो अब अविज्ञातार्थ में क्या है? वादी द्वारा अपनी बात 3 बार कहने पर भी, वादी ने 3 बार अपनी बात कही, उसकी बात को प्रतिवादी और न्यायाधीश मंडल समझ नहीं पाया। 3 बार उसने अपनी बात कही, लेकिन 3 बार में एक बार भी न प्रतिवादी को समझ में आया कि ये क्या बोल रहा है, न न्यायाधीश को समझ में आया ये क्या बोल रहा है। इसे अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान कहते हैं, यानी ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है कि वादी कहना क्या चाहता है। आजकल एक वो मीम चलता है ना, कहना क्या चाहते हो बस वही है ये। उदाहरण, वादी का कथन शब्द नित्य है। वादी, ये जो प्रतिज्ञा है उसने कहा शब्द नित्य है। हेतु, झरभरी तुरफुरितु इत्यादि होने से। अब इसका क्या अर्थ लें? न प्रतिवादी समझ पा रहा है, न न्यायाधीश समझ पा रहा है। जहां जहां जरभरी तुरफुरितु शब्द होते हैं, वहां वहां भूत प्रेतों की सिद्धि होती है। पश्चिम दिशा में गांव के लोग प्रायः खंडितु पंडितु करते हैं, और जब खंडितु पंडितु करते हैं तब उससे भूत प्रेत आ जाते हैं। उस समय झरभरीतु तुरफुरितु इत्यादि होने से शब्द नित्य है। कोई सिर पैर मिल रहा है इसका? नहीं। तो अब इससे न्यायाधीश क्या समझेगा, ये क्या कहना चाहता है, या प्रतिवादी क्या समझेगा, वो क्या खंडन करे? इसमें तो झरभरीतु तुरफुरितु ये सब इनके कोई अर्थ निकल करके नहीं आ रहे। जी दीपालिका जी। हाँ हाँ हाँ, आएगा, अभी आगे आएगा ऐसा। हाँ, ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। वाद क्रिया में 3 पक्ष होते हैं, वादी, प्रतिवादी और न्यायाधीश मंडल। वाद में वादी और प्रतिवादी को अपनी अपनी बात स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी बात में, ताकि सबको समझ में आए कि कौन व्यक्ति क्या कहना चाहता है, तथा प्रतिवादी भी उसे समझकर ठीक से उत्तर दे पाए और सत्य असत्य का निर्णय ठीक प्रकार से हो जाए। जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमारी बात, पहली बात तो ये कि सामने वाले जिस भाषा में उसको समझ में आता है और आपको भी वो भाषा आती है, तो उसी भाषा में रखनी चाहिए। सामने वाला गुजराती समझता है, आप बोल रहे हैं बंगाली भाषा में, तो भी वो समझेगा नहीं। तो जो कॉमन लैंग्वेज है, जो कॉमन भाषा है दोनों की, उस भाषा में अपनी बात रखो। दूसरा, स्पीड सही होनी चाहिए, आपकी बात को सामने वाला पकड़ सके। आप एकदम फुल स्पीड में बोलते चले जाओ, कोई समझ ही ना पाए, तो भी आप गलत हो। तो आपकी बात स्पष्ट होनी चाहिए। परंतु वादी अपने पक्ष को प्रस्तुत करते समय यह सोचता है कि मेरे पास बोलने के लिए कोई सही पक्ष तो है नहीं, मैं तो हार गया हूं, मेरे पास पक्ष है नहीं, इसलिए वह अपने असामर्थ्य, कमजोरी को छुपाना चाहता है। इस उद्देश्य से वह या तो अनेक बार कठिन शब्दों का प्रयोग करता है, या बहुत तीव्र गति से बोलता है, या अप्रसिद्ध शब्दों का प्रयोग करता है, ताकि लोग उसकी बात को समझ ही ना पाए और बात यूं ही आई गई हो जाए। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब हारने लगते हैं ना, तो ऐसी भारी भरकम भाषा लेके आएंगे कि बाकी जनता क्या सोचे कि बाप रे, इसको तो बहुत ज्ञान है, ये तो पक्का सही बोल रहा है। तो ऐसी भाषा नहीं बोलनी है जो किसी को समझ में नहीं आए। जब इस भावना से वादी अपना पक्ष रखता है, वह प्रतिवादी तथा न्यायाधीश मंडल को समझ में नहीं आता, तो वे कहते हैं अपनी बात को दोबारा कहिए, हमको तुम्हारी बात समझ में नहीं आई है, स्पष्ट रूप से दोबारा रखो अपनी बात। वादी अपनी बात को दोबारा कहता है, फिर भी उसकी बात प्रतिवादी और न्यायाधीश मंडल को समझ में नहीं आती।
दूसरी बार में भी न तो न्यायाधीश को समझ में आ रही है और ना ही प्रतिवादी को समझ में आ रही है। तब तीसरी बार एक और अवसर दिया जाता है। जब 3 बार दोहराने पर भी वादी के कथन को न तो प्रतिवादी समझ पाता है और ना ही न्यायाधीश मंडल, तो इसे वादी का व्यर्थ कथन अर्थात अविज्ञातार्थ नामक निग्रह स्थान माना जाता है। इसमें वादी का दोष है। इसमें ना तो न्यायाधीश का दोष है न प्रतिवादी का। वादी ही यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, स्पष्ट हो गया? आगे चले। अपार्थक नामक निग्रह स्थान की परिभाषा ग्रंथकार द्वारा। जहां कोई व्यक्ति ऐसे शब्दों या वाक्य का प्रयोग करे जिनमें अगले पिछले शब्दों का आपस में कोई अर्थ का संबंध ना हो, वहां अर्थ के छूट जाने से अपार्थक नामक निग्रह स्थान कहते हैं। यानी बस वाक्य बोले जा रहा है, पहले वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध नहीं है, दूसरे वाक्य का तीसरे वाक्य से संबंध नहीं है। 2 किलो घी, 4 किलो मिठाई, 5 किलो शरबत, इसलिए शब्द नित्य है। तो ना तो मिठाई का शब्द से कोई संबंध है, न घी से, न शरबत से, बस बोले जा रहे हैं। उदाहरण, जैसे वादी कहने लगा 10 अनार, 6 मालपुए, पानी की टंकी, बकरी की खाल, मांस का पिंड, काले हिरण का चमड़ा, कन्या का पेय पदार्थ, उसका पिता वृद्ध है, इत्यादि। यहाँ वाक्य का कोई ठीक से समझने योग्य अर्थ नहीं निकल रहा। यहाँ पे कोई एक दूसरे से संबंध नहीं है, कोई हम अर्थ इसमें नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे इससे याद आ गया, जब बच्चों को परीक्षा में उत्तर नहीं आ रहा होता है, निबंध लिखो या कुछ ऐसे ही, तो ऐसे उल्टे सीधे लिख करके आ जाते हैं। उनको ये लगता है कि कुछ तो लिख दें, कुछ तो मार्क्स मिल जाएंगे। ये वही निग्रह स्थान है। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। ये झरबरी और तुरफुरी वाला अभी बताएंगे, इसमें आगे आएगा कि इनमें क्या अंतर है। ये अर्थांतर, निरर्थक और अपार्थक, इसमें जो अंतर है वो आगे बताएंगे। यहाँ पे एक और चीज देखनी है, यहाँ पे कई छोटे छोटे वाक्यों को बोल रहा है। झरबरी तो तुरफुरी तो जो था ना, वहां तो केवल एक ही वाक्य उसने बोला, पर यहाँ कई सारे छोटे छोटे वाक्य हैं। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। जब वक्ता के द्वारा कहे गए शब्दों में परस्पर कोई संबंध नहीं होता, जितने भी वाक्य उसने बोले उनमें कोई भी संबंध नहीं है, उन शब्दों से आपस में मिलकर कोई उचित या समझने योग्य अर्थ प्रकट नहीं होता, ऐसी स्थिति में इस सारे कथन का अर्थ नष्ट हो जाने या छूट जाने से यह निग्रह स्थान कहलाता है। यदि इस बात को मुहावरे की भाषा में कहें तो ऐसे कहेंगे, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। अब देखिए, अर्थांतर, निरर्थक और अपार्थक निग्रह स्थान में अंतर। अर्थांतर निग्रह स्थान में वक्ता की बात प्रस्तुत विषय से अलग हटकर होती है। वो वाला था ना, विश्वानी देव सवितर दुरितानी, याद है? वादी ने कहा था ईश्वर निराकार सपरिवार कायम, प्रतिवादी ने विश्वानी देव ऐसे लेकर के आया। हाँ, तो अर्थांतर निग्रह स्थान में वक्ता की बात प्रस्तुत विषय से अलग हटकर होती है, जैसे किसी मंत्र का उच्चारण करने लगना या किसी शब्द की व्याख्या करने लगना। तो उसके अपने शब्दों में कुछ तो अर्थ है, उसकी प्रतिज्ञा से अलग है, लेकिन एकदम निरर्थक नहीं है। निरर्थक निग्रह स्थान में वक्ता केवल वर्णों का उच्चारण बिना किसी शब्द संबंध के करता जाता है, क ख ग घ आदि आदि। और अपार्थक निग्रह स्थान में वक्ता कुछ ऐसे शब्द या वाक्य बोलता है जिनका परस्पर कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे चलें। 10वां निग्रह स्थान है अप्राप्त काल निग्रह स्थान। पंचावयव का क्रम याद है?
क्या था सबसे पहले? प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। दूसरा हेतु। हेतु। तीसरा व्याप्ति। उपनय। हाँ दृष्टांत। 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 व्याप्ति हेतु एक में आ जाएगा दृष्टांत। चौथा उपनय। उपनय। पांचवा निगमन। एक क्रम है, ठीक है। ये क्रम हमको दिमाग में रखना है कि जब हम बात करते हैं तो इसी क्रम में रखें। पहले प्रतिज्ञा बोलें, उसके बाद हेतु दें, उसके बाद दृष्टांत दें, फिर उपनय और निगमन। अब अप्राप्त काल में क्या है? प्रतिज्ञा आदि अवयवों का क्रम भंग करके अर्थात आगे पीछे करके बोलना अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान है। पहले प्रतिज्ञा बोल दी, फिर दृष्टांत ले आए, उसके बाद में हेतु ले आए, उसके बाद में उपनय किया, फिर व्याप्ति लेके आ गए, फिर निगमन कर दिया। यानी जो क्रम था उस क्रम में बात को नहीं रखा। वादी का कथन, शब्द अनित्य है जैसे घड़ा। जी गुप्ता जी, अनम्यूट करिए। अगर ये देखा जाए अंतर तो निरर्थक निग्रह स्थान अपार्थक निग्रह स्थान में हाँ। दोनों में आपस में कोई संबंध तो नहीं है, पर उसमें सिर्फ उसने खाली वर्ण उच्चारे हैं। हाँ। और इसमें सिर्फ इसने कुछ शब्द या वाक्य बोले हैं। हाँ। हाँ। बाकी दोनों का आपस में संबंध नहीं है, उतना तो मिलता है। हाँ, ठीक है। अर्थांतर थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा सा उसने अर्थांतर में मतलब है, अर्थ हाँ, है, अर्थ है, लेकिन पर वो प्रतिज्ञा से संबंधित अर्थ नहीं है। ट्रैक बदल लेता है बीच में, हाँ, बाकी अर्थ है। हाँ। चलिए, तो अप्राप्त काल का उदाहरण देखते हैं। वादी का कथन, शब्द अनित्य है जैसे घड़ा। ऐन्द्रियक होने से जो जो वस्तु ऐन्द्रियक होती है वह अनित्य होती है। घड़े के समान शब्द भी ऐन्द्रियक है, इसलिए ऐन्द्रियक होने से शब्द अनित्य है। यहाँ पे क्या गड़बड़ की? सबसे पहले प्रतिज्ञा बोल दी, प्रतिज्ञा के बाद दृष्टांत दे बोल दिया। दिया। हाँ, हेतु नहीं दिया। हाँ, हेतु बाद में दे दिया, जबकि ऐन्द्रियक होने से पहले आना चाहिए था। शब्द अनित्य है ऐन्द्रियक होने से, लेकिन पहले प्रतिज्ञा बोल दी, फिर दृष्टांत बोल दिया, फिर हेतु दे रहा है। तो ग्रंथकार द्वारा व्याख्या, 5 अवयवों का जो एक विशेष क्रम प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन बनाया गया है, यह इसलिए बनाया गया है कि इनका आपस में इस क्रम में विशेष संबंध है। जब हमने पंचावयव पढ़ा था तब हमने देखा था कि इनका एक ना संबंध होता है। जब वो संबंध बना रहेगा तो आपका पंचावयव ठीक है, संबंध टूटेगा तो फिर पंचावयव ठीक नहीं है। और इस क्रम में अवयवों को कहने पर अर्थ को समझने में बहुत सरलता और स्पष्टता होती है। जब आप इसी क्रम में चलते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ इसलिए ऐसा मानती हूँ, मैंने इस तरह का दृष्टांत भी देखा है, जब मैं ऐसे बात रखूंगी तो उसमें एक संबंध है। मैं ईश्वर को निराकार मानती हूँ, शब्द प्रमाण है मेरे पास। आत्मा भी निराकार है परमाणु रहित होने से। तो ऐसे जब हम अपने बात को रखेंगे तो वो सही सिद्ध होगी, लेकिन क्रम ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी बात में संबंध नहीं होगा। उक्त उदाहरण में वादी ने पहले प्रतिज्ञा को प्रस्तुत किया, फिर दृष्टांत दे दिया, उसके बाद हेतु प्रस्तुत किया। इस प्रकार से उसने अवयवों का क्रम बदल दिया। भले ही प्रतिज्ञा आदि 5 अवयव ठीक भी हों, तब भी इन 5 अवयवों का क्रम बदलने से उनका आपस में संबंध जोड़ने में तथा अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। नियम क्या था? हमारा दृष्टांत किस आधार पे होना चाहिए? प्रतिज्ञा वाला धर्म और हेतु वाला धर्म दोनों को मिलाकर के दृष्टांत में होना चाहिए था, है ना? अब आपने एक धर्म प्रतिज्ञा में दिखा दिया, अभी आपने हेतु वाला धर्म दिखाया नहीं है, तो आप दृष्टांत कैसे ला सकते हो? आप नहीं ला सकते ना। दृष्टांत में तो दोनों धर्म आने चाहिए जो पहले आप कह चुके हैं। जब आपने पहले दोनों धर्म कहे ही नहीं है तो आपका दृष्टांत नहीं आना चाहिए।
तो पहले आप प्रतिज्ञा वाला धर्म रखिए, उसके सपोर्ट में हेतु वाला धर्म रखिए, फिर दोनों धर्म को दिखाते हुए एक दृष्टांत भी रखिए। भले ही प्रतिज्ञा आदि पांचों अवयव ठीक भी हों, तब भी इन पांचों अवयवों का क्रम बदलने से उनका आपस में संबंध जोड़ने में तथा अर्थ को समझने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई को उत्पन्न करने के कारण से इसको निग्रह स्थान माना जाता है। सोचिए कितना कठिन है सही बात बोलना, सही तरीके से बोलना। उत्पन्न करने से के कारण से इसको अप्राप्त काल निग्रह स्थान माना जाता है। हाँ। अच्छा, ये इंद्रिय जरा इंद्रिय एक बार बताइए, भूल गया मैं। इंद्रिय यानी जिसका ग्रहण इंद्रियों से हो। शब्द आपको कान से सुनाई देता है, घड़ा आपको आंख से दिखाई देता है, इसलिए ये इंद्रियक है। ठीक है। पहले ऐसा मेरे साथ बहुत होता था। जब मैं स्वामी जी से बात करती थी, मैं कोई प्रतिज्ञा रखूंगी, फिर मैं उदाहरण देने लगती थी। वो टोकते थे, पहले हेतु तो बताओ, व्याप्ति तो बताओ। बता रही हूँ स्वामी जी, बता रही हूँ। बोलते नहीं, क्रम में चलो। प्रतिज्ञा के साथ पहले हेतु बताओ, उसकी व्याप्ति बताओ, फिर दृष्टांत पे आओ। ऐसे क्रम मत तोड़ो। तब समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था मैं सही तो जा रही हूँ, पांचों चीजें बोल तो रही हूँ। अब पता चलता है कि ये गड़बड़ करती थी मैं। जी गुप्ता जी। अप्राप्त काल निग्रह स्थान, अप्राप्त काल निग्रह स्थान कुछ। हाँ हाँ। फिर आगे है न्यून निग्रह स्थान की परिभाषा। न्यून क्या है? 5 अवयवों में से कोई भी मिसिंग होना, किसी की भी कमी होना। प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों में से किसी भी 1, 2, 3 या 4 अवयवों को कम बोलना, अर्थात पूरे 5 अवयव न बोलना, यह न्यून नामक निग्रह स्थान कहलाता है। कभी कभी जैसे इनफॉर्मल बात चल रही, जैसे जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा कई बार मैं पंचावयव में केवल 3 बातें रख करके उसको छोड़ देती हूँ। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अनित्य होती है, जैसे घड़ा। अब मुझे मालूम है कि बाकी जो 2 है वो अंडरस्टूड है, आपको समझ में आ गए हैं। लेकिन जहां पे एक प्रॉपर वाद चल रहा है ना, वहां पहले से डिसाइड होगा कि क्या हम केवल 3 अवयवों से काम चला सकते हैं या 5 अवयव हमको रखने हैं। अगर ये निर्णय हो गया कि नहीं, आपको 5 अवयव रखने होंगे और फिर आप केवल 3 ही रख रहे हैं, तो वो आपका न्यून नामक निग्रह स्थान हो जाएगा। उदाहरण, वादी का कथन, शब्द अनित्य है, इंद्रियक होने से जो वस्तु इंद्रियक होती है वह अनित्य होती है। शब्द भी इंद्रियक है, इसलिए इंद्रियक होने से शब्द अनित्य है। इसमें किसकी न्यूनता है? दृष्टांत नहीं है इसमें उदाहरण, दृष्टांत मिसिंग है। 4 अवयव रखे लेकिन 5वां नहीं रखा। तो जब तक आपका दृष्टांत नहीं होगा, आप उपनय क्या करोगे? उपनय का क्या अर्थ होता है? दृष्टांत और प्रतिज्ञा दोनों को पास लाना। उपनय, उप यानी निकट, नए लेके आना। तो जब आपके पास दृष्टांत और साध्य दोनों होंगे, दोनों को पास लाओगे तो उसको कहेंगे उपनय। आपके पास दृष्टांत तो है ही नहीं, तो आपने उपनय किसका किया? नहीं किया। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। वादी और प्रतिवादी के लिए अपनी अपनी बात को सिद्ध करने के लिए 5 अवयवों का विधान किया गया है। ये 5 अवयव मिलकर अपने पक्ष की सिद्धि करते हैं, अर्थात साधन कहलाते हैं। ये 5 क्या है? ये साधन है सत्य की सिद्धि के लिए। यदि इनमें से कोई भी 1 या 2 अवयव कम बोले जाएंगे तो साधन के बिना साध्य की सिद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। ऊपर के कथन में वादी ने उदाहरण नामक तीसरे अवयव को प्रस्तुत ही नहीं किया। जब आपके पास उदाहरण ही नहीं है तो आप कैसे समझाएंगे? एक बच्चे को आप चीकू समझाना चाहते हैं पर आपके पास आलू नहीं है, तो आप क्या दिखा करके समझाएंगे? नहीं समझा पाएंगे। उदाहरण प्रस्तुत न करने से पक्ष की सिद्धि नहीं हो पाती। हमेशा आपको दृष्टांत भी प्रस्तुत करना ही पड़ेगा।
इसलिए इसको निग्रह स्थान कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। निग्रह स्थान तो बहुत सरल है ना, फटाफट हो रहे हैं। यही जाति होती तो एक ये जाति से ये इजी है, जाति है हाँ, वो। जाति से तो बहुत आसान है। अप्राप्त में तो ऊपर नीचे कर देना है, मतलब उसका क्रम सही नहीं रहना। हाँ हाँ, अप्राप्त में ऊपर नीचे कर देना, न्यून में एक आध को गायब कर देना। अब अधिक निग्रह स्थान, अधिक यानी यहाँ 5 से अधिक होगा। प्रतिज्ञा आदि 5 अवयवों को प्रस्तुत करते हुए एक से अधिक हेतु या उदाहरण दे देना, अर्थात एक साथ 2-3 हेतु या 2-3 उदाहरण प्रस्तुत कर देना, यह अधिक नामक निग्रह स्थान कहलाता है। पीछे हमने वाद में पढ़ा था ना कि 5 ये बातें आ जानी चाहिए। जो 5 पंचावयव में 5 बातें हैं वो आ जाएंगी, फिर निर्णय निकलेगा और वाद का अवसान हो जाएगा, यानी वाद वहां पे समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर 5 से अधिक बातें व्यक्ति रखता है। विशेष सूचना, इसे निग्रह स्थान तभी माना जाएगा जब वादी और प्रतिवादी वाद के नियमों को निर्धारित करते समय ऐसा नियम बनाएंगे कि एक समय में एक से अधिक हेतु या उदाहरण इकट्ठे नहीं दिए जाएंगे। पहले से डिसाइड होगा क्या एक से अधिक उदाहरण दे सकते हैं। अगर डिसाइड हो जाता है हाँ दे सकते हैं, तो फिर ये निग्रह स्थान नहीं बनेगा। लेकिन अगर दोनों पक्ष इस पे आ जाते हैं कि नहीं, एक ही उदाहरण देना है, एक ही हेतु देना है, फिर अगर आप ज्यादा दे रहे हैं तो फिर ये निग्रह स्थान कहलाएगा। यदि यह नियम निर्धारित न किया गया हो तो सामान्य रूप से 2-3 हेतु या उदाहरण इकट्ठे देने में कोई दोष नहीं है। जैसे कभी कभी हम अपनी कक्षा में भी ना, कि जैसे घड़ा, जैसे मकान, तो समझते हुए पढ़ते पढ़ाते हुए हम 2-3 उदाहरण दे देते हैं, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा वाद नहीं चल रहा है। दूसरा, हमने कोई निर्णय नहीं किया है कि नहीं हमको एक ही उदाहरण से समझना है, ऐसा हमारे बीच में कुछ निश्चित नहीं हुआ है। यदि यह नियम निर्धारित न किया गया हो तो सामान्य रूप से 2-3 हेतु या उदाहरण इकट्ठे देने में कोई दोष नहीं है, तब इसे निग्रह स्थान नहीं माना जाएगा। उदाहरण, अब ये निग्रह स्थान का उदाहरण देंगे। वादी का कथन, शब्द अनित्य है, इंद्रियक होने से, उत्पत्ति वाला होने से। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 हेतु दे दिए। हाँ, इंद्रियक होने से और उत्पत्ति वाला होने से। जो जो वस्तु इंद्रियक होती है, उत्पत्ति वाली होती है, वह अनित्य होती है। जैसे घड़ा, कपड़ा, मकान आदि 2 जगह पे दोष कर दिखा दिया। एक तो हेतु 2 दे दिए और उदाहरण भी अधिक दे दिए। घड़े, कपड़े, मकान आदि के समान शब्द भी इंद्रियक है, उत्पत्ति वाला है, इसलिए इंद्रियक होने से, उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनित्य है। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। उक्त उदाहरण में वादी ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए 2 हेतु इकट्ठे दिए और 3 उदाहरण भी एक साथ दे दिए। 2 हेतु दिए और 3 उदाहरण दे दिए। अब समझने की बात यह है कि जब एक ही हेतु और एक ही उदाहरण से साध्य की सिद्धि हो सकती है, तो दूसरा तीसरा हेतु या उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। आप पहला ही हेतु इतना सॉलिड दे दो ना कि आपको दूसरे तीसरे की आवश्यकता ही नहीं पड़े। इस दृष्टि से इसको निग्रह स्थान कहा जाता है। ठीक है, चलें आगे। पुनरुक्त निग्रह स्थान। पुनरुक्त यानी दोबारा उसी बात को कहना, या तो उसी वाक्य को दोबारा कहना या उसी वाक्य के किसी और अर्थ को लेकर के दोबारा कहना। शब्द को या अर्थ को व्यर्थ में दोहराना पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान कहलाता है। अनुवाद को छोड़कर, जहां अनुवाद की बात हो रही वो बात अलग है, लेकिन जहां वाद चल रहा है वहां पर अपनी प्रतिज्ञा को या अपने हेतु को बार बार बोलना, यह है पुनरुक्त नामक निग्रह स्थान।
अर्थात अनुवाद में जो शब्द या अर्थ को दोहराया जाता है वह सार्थक होने से निग्रह स्थान नहीं कहलाता। जैसे मैंने कहा शब्द अनित्य है, ठीक है। अब सिर्फ समझाने के लिए मैं कह रही हूं अनित्य का अर्थ है कि शब्द सदा रहेगा, तो यहाँ पे अनुवाद है, यहाँ पे ये निग्रह स्थान नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वाद कर रही हूं और फिर मैं कहूं शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, शब्द सदा नहीं रहेगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया पुनरुक्त निग्रह स्थान। उदाहरण, वादी कहता है शब्द नित्य है, शब्द नित्य है। यहाँ शब्द को व्यर्थ में दोहराया। शब्द अनित्य है, ध्वनि नाशवान है। यहाँ पे वही अर्थ दोहरा दिया, यहाँ अर्थ को व्यर्थ में दोहराया। ये अभी एक नियम सुप्रीम कोर्ट लेके आया है कि जो कोर्ट में जो चलता है ना, सुनवाई चलती है, उसका लाइव टेलीकास्ट होता है। तो मैं कभी कभी ऐसे सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की जो लाइव टेलीकास्ट आता है ना, लाइव तो नहीं, अपने यूट्यूब पे उसका रिकॉर्डिंग मिल जाती है, तो कभी कभी सुनती हूँ। तो वहां पे जजेस वकीलों को ऐसा डांटते हैं ना, कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, छोटे में अपनी बात कहो ना, बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो। तो जजेस वहां पे डांट देते हैं कि आप बार बार वही बात को रिपीट मत करो, मुझे एक बार में समझ में आ गया है। तो बार बार उसी बात को रिपीट करना क्या है? पुनरुक्त निग्रह स्थान। ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। जी दीपालिका जी। नहीं नहीं, यहाँ पे केवल 2 प्रकार दिखाए हैं। यहाँ पे ये जो वादी कह रहा है ना, ये पहला सेंटेंस वादी का एक प्रतिज्ञा है, फिर दूसरा उदाहरण दिया है। जो सेकंड है ना, उसका पहले से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग वादी है। यहाँ प्रतिवादी वाली बात नहीं है, यहाँ केवल समझाने के लिए वादी की ही एक नई बात बोल दी है। देखिए, पहला जो वाक्य है शब्द नित्य है, शब्द नित्य है, ये एक वादी ने कहा, ठीक है। कुछ वादी, यही वाला वादी नहीं, कोई दूसरा वादी ऐसे भी कह सकता है शब्द अनित्य है, ध्वनि नाशवान है। यहाँ 2 उदाहरण, ठीक है। हाँ, तो ग्रंथकार द्वारा व्याख्या। जैसे कि ऊपर के उदाहरणों में दिखाया गया है, कहीं तो शब्द को यूं का यूं व्यर्थ में दोहरा दिया, और कहीं पहले जो शब्द बोला गया उसी का अर्थ दूसरे शब्दों में दोहरा दिया। ऐसे दोनों प्रकार से करना व्यर्थ होने से निग्रह स्थान कहलाता है। ये आप सामने वाले का टाइम वेस्ट कर रहे हो, या फिर सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हो कि इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं 2 बार बोलूंगा। अगर आप एक ही बार बोलो, सामने वाले को नहीं समझ में आएगा, वो आपसे कहेगा कि एक बार फिर से दोहराओ। जैसे पीछे था ना अविद्यातार्थ में, न्यायाधीश ने कहा दोबारा दोहराओ, फिर से दोहराओ। तो अगर सामने वाले को नहीं समझ में आ रहा है तो आपसे वापस से बुलवा लेगा, पहले तो आप एक ही बार बोलिए। ऐसे दोनों प्रकार से करना व्यर्थ होने से निग्रह स्थान कहलाता है। जब एक ही बार कहने में से अर्थ समझ में आ गया तो बिना लाभ के दोबारा क्यों दोहराया जाए। अनुवाद में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अनुवाद में तो शब्दों को या अर्थ को दोहराने का विशेष लाभ होता है। जैसे हाँ हाँ बनाओ बनाओ, खाना जरूर बनाओ, हाँ हाँ बनाओ बनाओ, खाना जरूर बनाओ। तो यहाँ हाँ हाँ दोहराया गया, बनाओ बनाओ दोहराया गया। क्यों? स्ट्रेस देने के लिए, उस पर भार देने के लिए कि हाँ ये काम जरूर करो। यह है अनुवाद। अनुवाद में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अनुवाद में तो शब्दों का को या अर्थ को दोहराने से विशेष लाभ होता है, इसलिए उसे दोष नहीं माना जाता अथवा उसे निग्रह स्थान नहीं माना कहा जाता। जैसे कि अनुवाद का उदाहरण, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करने से आयु बल बुद्धि आदि की वृद्धि होती है। इन 2 वाक्यों में यज्ञ करना शब्दों को दोहराया गया है। एक वाक्य में यज्ञ का विधान किया गया है, दूसरे वाक्य में उसका लाभ बताया गया है।
जैसे इस वाक्य को हम ऐसे भी कह सकते थे, यज्ञ करना चाहिए क्योंकि आयु, बल, बुद्धि आदि की वृद्धि होती है। लेकिन यज्ञ करना 2 बार क्यों कहा? उसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। इन शब्दों को दूसरे वाक्य में दोहराने से यज्ञ का लाभ समझने में सहायता मिलती है। अतः उपयोगी कथन होने से इसे अनुवाद कहते हैं। इस प्रकार से इन शब्दों को दोहराना सार्थक होने से यह निग्रह स्थान अथवा दोष नहीं है। ठीक है, तो इसको यहाँ विराम देते हैं। सरल है ये, वापस से पढ़िएगा, याद करिएगा कि कौन कौन से निग्रह स्थान है। जैसे हमने जातियां याद की थी ना, वैसे ही ये जो नाम है इनको याद करने का प्रयास करिएगा, तो याद रहेगा ना। तो जब हम दोहराएंगे वो गलती, मैं कभी कभी ऐसे गलती कर बैठती हूँ, जब स्वामी जी के साथ में कुछ बात हो रही होगी ना, एक हेतु दूंगी, फिर वो काटेंगे, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, फिर मैं दूसरा हेतु देती हूँ, वो हो गया हेतुअंतर निग्रह स्थान। तो वो हाल बोलते हैं, अब आपने अपना हेतु बदल दिया, अब आपने अपना पंचावयव बदल दिया। तो हमको जब नाम याद होंगे ना, तो जब गलती हम कर रहे होंगे तो वो भी हमको याद आएगी कि हमने ये गलती की बोलते हुए। ठीक है, चलिए तो इसको विराम करते हैं, मंत्र पाठ करेंगे। अगली कक्षा बुधवार को। मंत्र पाठ माता जी। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमस्ते। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते जी, धन्यवाद जी। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।